यही टेस्ट हैं। उसी से पता चलेगा कि इस बच्चे ने कितनी तैयारी की है। अगर ये टेस्ट पेपर आप हल कर पा रहे हैं 80%, 90%, यानी कि 70 से ऊपर अगर आप हल कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी है टेस्ट में बैठने लायक। अगर आप इसको 30%, 40%, 50% भी हल कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी नहीं है अभी टेस्ट में बैठने लायक। अभी आपको और तैयारी की ज़रूरत है। तो आप अपनी तैयारी स्वतः भी जान सकते हैं। अभी कुछ ही टेस्ट बचे हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की तरफ जाएंगे हम। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का इसका टाइम कितना था, आधे घंटे हम रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट। जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसका रहेगा 20 से 25 मिनट टाइम। जो फाइनल टेस्ट होंगे, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनके लिए पूरा 1 घंटा दिया जाएगा, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनके लिए फिर 15 से 20 मिनट दी जाएंगी। जब आप की प्रैक्टिस हो जाती है दौड़ने की तो आपको ये निश्चित पता होता है कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाने में केवल 5 ही मिनट लगेंगे। 1 आध सेकंड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको निश्चित आपका दिमाग पहले से सेट होता है कि मुझे वहाँ पर पहुँचने में कितना समय लगेगा। वैसे ही कंपटीशन है, आपको ये टेस्ट पेपर देने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा और अगर कमी है तो कहाँ पर रही है कमी। आपसे कल काफ़ी कुछ आप लोगों को कह दिया गया था, समझा दिया गया था, उन चीज़ों को उनका पालन करिए। और सफल होने के लिए आज से ठीक 3 महीने हैं। 3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। 3 महीने में आदमी का जीवन बदल जाता है। 3 महीने में आपकी सोच बदल जाएगी। अगर इतने बदलाव 2025 में नए साल में आ सकते हैं तो आपको ये सब प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन में अगर बदलाव लाना चाहते हो तो इन सब बातों को फॉलो करना चाहिए आपको, जिससे फिर यहीं बैठना है, फिर ये मतलब ऐसे ही रहना है तो वो मत करिए भाई फॉलो। ठीक है। सफलता का जो समय है, सफल होने का जो समय है, वो व्यक्ति के जीवन में कभी कभी आता है। राजा रवि वर्मा ने एक बात बोली थी, राजा रवि वर्मा के जो मामा थे उन्होंने, जो व्यक्ति, मैं वही बात आपको बार बार बोल देता हूँ, जो व्यक्ति अच्छे अवसरों का स्वागत लपक कर करते हैं वो जीवन में बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। जो उनको छोड़ देते हैं वो जीवन भर फिर उसके लिए तरसते रहते हैं। हमें हमेशा अच्छे की ही तलाश में नहीं रहना चाहिए। कई बार हम अच्छे को छोड़ करके और अच्छे की तलाश में फिरते जाते हैं। सबसे अच्छा कुछ नहीं होता, सबसे अच्छा बनाया जा सकता है। सबसे अच्छा, अच्छे को सबसे अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ अच्छा नहीं होता। जिसको आप पसंद कर ले वो क्या है, वो अच्छा है। और जो सबको पसंद हो वो आपको भी पसंद हो, ऐसा संभव नहीं है। पहला सवाल है, समझ करके करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर है। टेस्ट पेपर है 11 नंबर का। समझाने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों की क्लासेस छूट गई थी इनसे संबंधित, उनको भी आज मैं एक क्लियर कर दूंगा यहीं पर। पहला सवाल है, जयमंगला कहाँ के किस पंडित की टीका है? कश्मीर के पंडित थे। कौन थे? यशोधर। हाँ, यशोधर पंडित थे। किसके साथ चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है? किसके साथ हो जाती है? रूप सर्जन। हाँ, रूप सृजन के साथ। रूप सृजन के साथ। रूप सृजन का मतलब है अगर मात्र बिंदु भी रख दिया जाए तो भूमि कैसी हो जाएगी? सक्रिय। समझ पा रहे हैं या बोर्ड से समझाएं? समझ पा रहे हैं ना? अगर किसी भी, अब ये अंतराल है, इसमें कुछ नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? अछत अंतराल। अगर इसमें मात्र एक बिंदु रख दिया फिर कैसा हो गया? सक्रिय। सक्रिय अंतराल। गुड, समझ पा रहे हैं। अजंता में रूप भेद के कौन कौन से अच्छे उदाहरण हैं? माता व पुत्र, ये ओरिजिनल चित्र है अजंता का, माता व पुत्र। ठीक है, ओरिजिनल हो सकता है आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसके कुछ नकली चित्र भी बने हुए हैं। वो सही से नहीं दिखाई दे रहा ओरिजिनल। ओरिजिनल वही व्यक्ति पहचान सकते हैं जिन्होंने उनके बारे में पढ़ा है। ये आगे। अच्छा, यही है? यस सर। हाँ, ये बनाया हुआ है। इससे समझ में आ रहा होगा, प्रतिलिपि है। इससे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये माता व पुत्र है। माता व पुत्रों की विशेषता क्या है पूनम? चित्र की क्या विशेषता है?
बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सवाल इसी का आना ही आना है, समझ लीजिए आप। ठीक है, अगर ये लास्ट बार बता रहे हैं हम, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो फिर ये आपका एक सवाल छूट जाएगा। माता और पुत्र का दूसरा नाम बताओ आप। यशोधरा की भिक्षा। वेरी गुड। यशोधरा की भिक्षा क्यों कहा गया इसको? क्योंकि भगवान बुद्ध कहाँ है? भिक्षा पात्र हाथ में लेकर के उनके द्वार पर आए हुए हैं। आप बताइए दिनेश, और क्या नाम है? अर्पण समर्पण सही कह रहे हैं, वो उनकी बात मान लो आप मोनिका, हंसो मत। हाँ, अर्पण या समर्पण। हाँ, समर्पण। यशोधरा जो है उसकी आंखों में किसका भाव है? आपसे नहीं पूछ रहे, समर्पण का। क्योंकि वो अपने पुत्र को देना चाहती है। वेरी गुड, अपने पुत्र को भिक्षा में। ऐसा क्या है कि वो भिक्षा में पुत्र को देना चाहती हैं? उससे ज्यादा प्रिय उसके लिए और हाँ, उससे ज्यादा उसको और कोई प्रिय वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। हीरे जवाहरात थे उसके पास, लेकिन जो व्यक्ति उन सबको छोड़ सकता है एक क्षण में, उनके लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, राहुल की आंखों में किसका भाव है? सरोज, चित्र देखिए आप। सर वो अपने बुद्ध के साथ जाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। उत्सुकता का भाव है। ये सही बता रही समझ? चलिए, और विशेषता बताइए आप इस चित्र की। ये विशाल सुंदर भावपूर्ण चित्र है। इसमें भगवान बुद्ध को बड़े रूप में दिखाया गया है। वेरी गुड। बड़े रूप में क्यों दिखाया है? सर ये जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी लोगों के पीछे मतलब प्रमुखता दी गई है सर इनको। हाँ, प्रमुखता दी गई है। जो दिव्य पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, अलौकिक पुरुष होते हैं, उनके पीछे अगर उनका अलौकिक दिखाने के लिए क्या बनाते हैं? आवा मंडल बनाते हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है? दिव्य तेज होता है। दिव्य तेज को हम चित्रपट पर किस तरीके से दर्शाएंगे? आवा मंडल के द्वारा दर्शाएंगे। इसीलिए चित्र के पीछे क्या है? आवा मंडल बना हुआ है। प्लस दूसरी जो आकृति है उनको गौड़ बनाएंगे, और जो मुख्य आकृति है उसको बड़ा बनाएंगे, ताकि हमें एकदम पता चल जाए। ये रूप भेद का इसलिए सबसे अच्छा उदाहरण है माता और पुत्र। जो राहुल है, राहुल की आंखों में किसका भाव है? उत्सुकता का भाव है। कैसे मेरी माँ मुझसे बोले और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गुड। हाँ, 4 नंबर सवाल देखेंगे। प्रमाण को और किस का सिद्धांत कहा जाता है? संबद्धता का। संबद्धता का। अगर किसी ने लिखा प्रमाण, अनुपात, माप, तोल, सत्यता, ये सब इसी के ही हैं। अच्छा, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। जो प्रमाण का स्थान है सड़ंग में, आप बताइए कौन सा है? वेरी गुड। रूप भेद प्रमाण कौन सा हो गया? रूप भेदा प्रमाणनी कौन सा हो गया? दूसरा। अच्छा, ठीक है। हाँ, आप समझ रूप भेद तो एक ही है। गुड। अब प्रमाण क्या है? किसी भी चीज की सत्यता को परखना, वो प्रमाण है। जैसे उदाहरण कौन बताएंगे? रूप भेद क्या है? रूप में अंतर हो गया, रूप से रूप का अंतर। जैसे कैसे, कौन बताना चाहते हैं? रूप का रूप से अंतर। जैसा बड़ा छोटा, हाँ, गुड। काला सफेद। हाँ, वेरी गुड। मोटा पतला और बस, और कोई अंतर नहीं होता। हाँ, सबके रूप अलग अलग। हाँ, रूप भिन्न प्रकार के होते हैं, रूप से रूप का अंतर। ठीक है। रूप भेद के बाद चित्र में किसकी स्वयं आवश्यकता प्रतीत होती है? प्रमाण की। प्रमाण को कितने स्थान पर रखा गया है? तीसरे। इनका स्थान भी पूछ लेता है, निम्नलिखित में प्रमाण कौन से स्थान पर रखा गया है? तो कहां से देखेंगे हम? रूप भेदा प्रमाण नहीं भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग इति क्षेत्र षडंगम, उसमें देखेंगे रूप भेद कितने स्थान पर है, तो वही लिखेंगे। जो सब जहां पर है उसका स्थान कहाँ हो गया? वो वहीं हो गया। एक सवाल 100% इसी में से आएगा, यहीं से। कौन से स्थान पर है?
अब सभी का आप दो तरीके हैं इसको, एक तो आप लिख लीजिए रूप भेदा प्रमाण नहीं पूरा, ठीक है, उस पर नंबर डाल दिए 1 2 3 4। अगर आपको नहीं पता उस समय तो क्या लिखेंगे, वहाँ एक रफ पेज रहता है उसमें, उस पर लिख देंगे और देख लेंगे कौन सा किस स्थान पर है, करेंगे सटीक। या एक एक नंबर लिख लेंगे, रूप भेद फिर प्रमाण फिर भाव लावण्य है, इस तरीके से उसको लिख लेंगे। जैसे आपको उचित रहे वैसा आप उसको लिखिएगा, मतलब समझ में आने की बात है, समझ में आ जाना चाहिए। एक सवाल यहाँ से आना ही आना होता है। रूप क्या है, आप बताओ रूप क्या है? रूप किसी भी आकृति का रूप। किसी भी रूपाकृति का अंकन करना क्या कहलाएगा? अच्छा, रूप कहलाएगा, ठीक है। भारतीय कला मनीषियों ने प्रमाण को और किन नामों से संबोधित किया है? तल, हाँ सॉरी, भारतीय कला मनीषियों ने प्रमाण को और किन नामों से संबोधित किया? ताल, कार्य प्रमाण तथा मानवोत्पत्ति। भारतीय चित्राकृतियां संसार में किसके कारण श्रेष्ठ मानी जाती हैं? भाव के कारण, व या रस के कारण, या रस सृजन के कारण। अच्छा, जो भाव है, भाव तो आप समझ गए, भाव समझ गए? अच्छा, अब कोई चित्र है, उसको अगर उसमें चित्र में भाव नहीं होगा, ये कौन सा चित्र है, कहाँ पर है ये? वेरी गुड, गुफा संख्या 1 में। इनके हाथ में क्या है? कमल का फूल। इसका कलर क्या है? नीला, गुड। और गले में क्या है? मोतियों की माला। मोतियों की माला, वेरी गुड। मुकुट भी है। और मुकुट में क्या जड़ा हुआ है? सहस्त्र। सहस्त्र मोती जड़े हुए हैं, ठीक है। ओरिजिनल इसीलिए दिख नहीं रहे सही से, छुटा लिया इसके। किसने छुटाए थे? क्यूरेटर एक तारा, एक नारायण, एक हाँ, भारतीय चित्राकृतियां संसार में किसके कारण श्रेष्ठ मानी जाती हैं? भाव और रस के कारण। अब भाव क्या है? भाव तो समझ रहे हैं, भाव समझ पा रहे हैं ना? यस सर। समझ पा रहे हैं? मोनिका आप बताओ, समझ पा रहे हैं? बताओ आप। मतलब सर किसी चित्र को देखने के बाद हमें मतलब उसकी रस की अनुभूति हो रही है। जैसे अगर करुणा का भाव है तो हमारे मन में भी वो भाव उत्पन्न हो जाएंगे। अगर वो उल्लास का उसमें चित्र बनाया गया है तो वो चीज हमारे मन में है तो वो वेरी भाव गुड। होते हैं। हाँ, अभी आपने मतलब बोला, देख के चित्र को पता चलना। हाँ, चित्र को देख करके उसमें पता चलना। अगर हम जिस चित्र को देख रहे हैं, देखने के बाद हमारे हृदय में जिस रस की उत्पत्ति होती है, जैसे आपने कोई चित्र देख लिया भिखारी का, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने चित्र देखा किसी भिखारी का, कैसे पता चलेगा ये भिखारी है? जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे उसका उत्तर। आप बताइए अलका, जितना आता है इतना बताइए, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा। बोलिए जरूर। कपड़े फटे हुए किसी के भी हो सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति के भी हो सकते हैं। हाँ, तो कटोरा किसी गरीब आदमी के हाथ में भी हो सकता है। गंदे कपड़े किसी के भी हो सकते हैं। चप्पल भी नहीं होंगी पैर में। चप्पल तो क्यों है, कोई भी नहीं पहनता घर में। सड़क पर मतलब कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा, उसकी चप्पल उठा करके कोई ले गया तो वो नंगे पैर नहीं आएगा घर से, तो वो भिखारी हो गया। तो वो भिखारी हो गया, उसको भिखारी कहेंगे। आप बताओ सरोज, आपसे ही उम्मीद है। सर उसका शरीर बहुत कमजोर होगा और बीमार व्यक्ति का नहीं हो सकता सर हो कमजोर? सकता है। है? और उसके मतलब उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई होगी। कैसे?
शरीर कमजोर, हाथ और कपड़े फटे हुए। हो सकता है क्षय रोग से पीड़ित हो। हाँ, तब कमजोर हो गया वो। नहीं, अभी भाव नहीं आया। कौन बताएंगे? बोलिए बोलिए। करुणा का भाव होगा उसके चेहरे पे। अच्छा, चेहरे पे करुणा का भाव होगा ना। दीन अवस्था, है दीन अवस्था दिखाएंगे। दीन अवस्था। हाँ, दीन अवस्था तो दिखाएंगे। सर बैकग्राउंड में मतलब कि जो मुरझाए हुए से पत्ते। हाँ, जैसे कि- देखिए जब कोई किसी सर भिखारी पीला का रंग पेट होगा, भरा है, पीला रंग। पीछे का ग्राउंड सर हाँ, सूखा हुआ दिखाता कई सारे background। का, हाँ, बंजर। पीछे का बैकग्राउंड सूखा हाथों दिखा में सकते हैं। डंडी टेढ़ी भिखारी में हाँ। और एक गरीब हाँ। व्यक्ति में बहुत सारा अंतर हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को एक भिखारी नहीं बोल सकते जब तक उसमें भाव नहीं होगा। अगर देखने वाला व्यक्ति एक ही बार में उसको देख करके पता ना चले कि ये क्या है, अगर आम को आम ही बोले तो चित्रकार सफल है। अगर वो भ्रमित हो जाए आम है या पपीता है तो फिर वो क्या है, वो सफल चित्रकार नहीं है। तो भाव का महत्व बेहद जरूरी होता है किसी भी चित्र में। जैसे भिखारी को हम नहीं पहचान सकते, उसको पहचानने के लिए क्या है, हम उसमें भाव डालेंगे, उसी तरीके के भाव डालेंगे। जैसे किसी भिखारी का चित्र है तो उसको क्या बनाएंगे, अभी किसने बताया, दीनहीन बनाएंगे। सरोज बता रही थी, उसको दीनहीन बनाएंगे। दीनहीन बनाने के साथ साथ अभी भी क्लियर नहीं हुआ, उसका जो बैकग्राउंड है कैसा, सूखा नीरस दिखाएंगे। मान लिया सूखा हुआ पेड़ खड़ा है कोई, उसके कपड़ों में सब थे। हाँ, कपड़ों में उसके पास जो कटोरा दिखाएंगे वो क्या है, टूटा फूटा दिखाएंगे। उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कैसे हेगली लगे हुए दिखाएंगे। उसके पास जो छड़ी है, लकड़ी है, उसको टेढ़ी मेढ़ी दिखाएंगे। उसकी जो दाढ़ी है उसको हल्की बढ़ी हुई दिखाएंगे। उसके बाल हैं ऐसे बिखरे हुए दिखाएंगे। जब तक हम इन सब चीजों का समावेश एक चित्र में नहीं करेंगे तब तक स्थिति क्लियर नहीं होगी। जैसे एक चित्र है, एक स्त्री है कोई, उसने बच्चा गोद में ले रखा है। कैसे बताएंगे कि ये माँ है या बहन है या कोई और रिश्तेदार है? तब भी तो भाव के माध्यम से बताएंगे। भाई उस बच्चे को हो सकता है उसकी कोई बहन लेकर के जा रही हो, तो केवल भाव के माध्यम से ही हम उसमें अंतर कर पाएंगे। जब तक भाव नहीं डालेंगे चित्र में अंतर नहीं होगा। फिर उसने कहा रस, भाव व रस। अब रस क्या है, रस क्या है सरोज, रस बताओ। रस आनंद है। हाँ, रस आनंद है। और कौन बताएंगे? यानी कि जब सरोज ने बताया जब हम रस पीते हैं तो हमें आनंद आता है, वही तो, जी सर। वही ना। जी सर। हाँ वही। और कौन बताना चाहते हैं? आप बताइए रुस्तम। रस एक अनुभूति है जी, रस एक अनुभूति है। गुड, आप भी सही बोल रहे हैं। जिसको देख कर हमारे मन में, हृदय में एक भाव उत्पन्न हो जाए किसी भी चीज को। जैसे कि मिठाई को देख कर मन में एक जीभ में पानी हाँ, आएगा। तो वो देखिए, अब एक बात सुनिए, सीधी सी मोटी मोटी बात सुनिए। अभी सरोज ने एक बात बताई है, रस एक अनुभूति है, आनंद है, आनंद आता है। जैसे हम, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप रस वाले की, हम वहीं पहुंच रहे हैं आपके, जैसे आपने सोचा वहीं पे पहुंचेंगे, वहीं से शुरू करते हैं। जब हम किसी रस वाले की दुकान पर जाएंगे, हम उससे क्या बोलते हैं? रस दे दो, क्या बोलेंगे? अगर हमें मौसमी का पीना है तो क्या बोलेंगे? अगर अनार का पीना है तो, अगर गन्ने का पीना है तो बोलेंगे ना। तो वो रस क्या हो गए? भिन्न भिन्न हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। वैसे ही चित्र में भी भिन्न भिन्न रस होते हैं। जैसे हर रस का, हर एक रस का स्वाद अलग अलग होता है, सब रस का एक जैसा होता है, अलग अलग होता है। वैसे ही चित्र में हर एक रस का स्वाद अलग अलग होता है। जैसे अभी कोई आपको बताया, चढ़ चेचक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। कौन सा रस है? इसमें क्या है? वीर रस है। इसे सुनने के बाद क्या क्या होगा? हमारे मन में भाव किसका आएगा? वीरता का भाव आएगा। तो वही ऐसे ही शोक का है। ऐसे ही रस कितने होते हैं? नवरस। नौ सुना है? नवरस होते हैं। उन रसों में क्या है? जैसे मान लिया श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में क्या हो गया? अपने आप उत्पत्ति हो रही है। श्रृंगार रस का चित्र देख करके ही आप बता देंगे कौन सा रस होगा इसमें, श्रृंगार रस होगा। जैसे हास्य रस है, हास्य रस का क्या पहचान होगी? उसको देख करके किसका
हास यानी कि हंसी का आभास होगा हमारे उसमें। और वीर रस में क्या होगा? वीरता। और रौद्र रस में गुस्से का। रौद्र रस में कौन दिखाई देते हैं? किसका चित्र बनाते हैं? दुर्गा। हाँ, दुर्गा का अधिकतर चित्र बनाते हैं। भयानक, जिसको देख करके क्या लगे? डर लगे। तो ऐसे चित्र में कौन सा रस होगा? भयानक रस होगा। अविभत्स, विभत्स में क्या? हाँ, जुगुप्सा, जिसको देख करके मन हाँ खिन्न हो जाए। अद्भुत, अद्भुत का मतलब जैसे कि एक छोटा व्यक्ति एक बड़ा आदमी है, बड़ा बहुत ही लंबा, ऐसा कभी देखा नहीं है, तो उसे देख करके अपने आप ही पैदा होते हैं ना ये, जब कोई पैदा करता है स्वतः। हाँ, तो ये कितने रस होंगे? हाँ, वेरी गुड, 9 रस होंगे। आगे देखेंगे, नासिका किसके सदृश्य होनी चाहिए? शुक चंचू। शुक चंचू का मतलब क्या है? तोते के जैसे। हाँ, तोते की नाक। अब ऐसा नहीं है कि आप नाक की जगह क्या बना दें? तोता बना दें। नाक की जगह, स्त्री की नाक की जगह अगर तोते की नाक बना दें तो सही लगेगा? नहीं लगेगा। उसकी क्या है? उपमा दी गई है। जिस प्रकार से तोते की नाक बेहद सुंदर होती है, उसी प्रकार से स्त्री की नाक भी बेहद सुंदर होनी चाहिए चित्र में। इसलिए उसको क्या कहा है? सुख चंचू। स्त्री की अंगुलियां किसके सदृश्य होनी चाहिए? सिंबी फल या सेम की फली। अब यह उपमा दी जाती है जो सबसे सुंदर हो। सेम की फली कितनी सुंदर होती है? लंबी होती है, पतली होती है। इसलिए उसकी उपमा किससे की गई है? स्त्री की उंगलियों से की गई है। स्त्री की उंगलियां किसके जैसे सुंदर बनानी चाहिए? सिंबी फल के जैसे। बांस वृक्ष का स्वभाव किसका प्रतीक है? बांस वृक्ष कैसा होता है? सीधा। अगर कहते हैं ना बिल्कुल सीधा व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति का मतलब है सज्जन व्यक्ति है। तो वही बात यहाँ पर हम जितने भी बातें इसमें लिखी हुई होती हैं उनको हम अपने जीवन में उतार करके देखेंगे तो हमें हर चीज का उत्तर मिलेगा। वो सभी चीजें हमने कहाँ से ली है? प्रकृति से ली हैं। जितने भी जीव जंतु और मशीनरी है सारी किससे देख करके बनाई गई है? सब प्रकृति से देख करके बनाई गई है। नारी कमर किसके सदृश्य होनी चाहिए? डमरू। जैसे मान लिया आप प्रागैतिहासिक काल में पहुंच जाइए, प्रागैतिहासिक काल में आप पहुंचिए। प्रागैतिहासिक काल में यहाँ 2 प्रकार के चित्र बने हुए थे। 2 प्रकार के चित्र थे वहां। एक तो इस तरीके से चित्र थे। अब इसे बनाने के बाद आप समझ जाएंगे कि किसका चित्र होगा? नारी। अगर ऐसा वहां पे ये आकृति मिलेगी आयताकार वर्गाकार, तो आप समझ जाएंगे कि ये किसकी आकृति है। हाँ, तो ये कैसी है? इसको इतनी आकृति को क्या बोलेंगे? डमरूनुमा। तो इसलिए उसको बोला है उसने कैसी आकृति होनी चाहिए? डमरूनुमा। सादृश्य है, जैसे डमरू होता है सुंदर, उस तरीके से। सादृश्य का चित्र में वही स्थान है जो उपमा अलंकार की किस में है? काव्य में है। काव्य क्या है? काव्य क्या है बताइए? छंद युक्त रचना को क्या कहेंगे? काव्य। और छंद मुक्त रचना को? गद्य। बस एक ही शब्द है, अंतर है ना। छंद युक्त रचना को काव्य और छंद मुक्त रचना को गद्य। ठीक है। षडंग साधना की सबसे कठोर साधना क्या है? वर्णिका भंग। हाँ, वर्णिका भंग या वर्ण का ज्ञान। सौंदर्य की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से की गई है? नारी के माध्यम से। क्योंकि नारी क्या है? अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना गया है। जो संसार की सबसे सुंदर बनाई हुई नारी ही है, वो तो ईश्वर ने बनाई है, जो इसको भी मानते हैं। वात्स्यायन के काम सूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चित्र का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। यशोधर पंडित जयपुर के किस राजा के यहाँ राज पंडित थे? राजा जयसिंह प्रथम। यशोधर पंडित की टीका का क्या नाम है? जयमंगला। अनुपात का सही ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमा। अनुपात के सही ज्ञान को क्या कहेंगे? प्रमा कहेंगे। अनुपात क्या है? देखिए, एक मैंने पढ़ाया था 1:2।
अनुपात 3 2 और 1, 3 अनुपात 3 2, 5 अनुपात 5 3, 8 अनुपात 8 5, 13 अनुपात 13 और 21 इसे आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये 3 आएंगे लिखे हुए, पहले भी आ चुका, समझा चुके हैं इसको। 3 आएंगे तो पूछेगा इसकी अगली संख्या क्या है, ए बी सी डी। अब इसमें लिख देगा 3 8 7 या 5। तो सही कौन सी हो गई? हाँ, तो आप जब आपको ये नियम आता होगा अनुपात का, तो आप तब सही उत्तर की जांच कर पाएंगे कि हाँ इसका सही उत्तर कौन सा है। अगर आप इसको नहीं जानते, आप केवल रटेंगे, रट करके आए हुए हैं, तो ये आएगा थोड़ी, वो जो आपने रटा वो नहीं आएगा उसमें। जिसको ये नियम आता होगा अनुपात का, वो इसका कोई प्रश्न हल कर सकता है। जिसको ये नहीं आता, वो उसका प्रश्न हल वही कर पाएगा जो उसका पढ़ा हुआ आ गया। आगे सर जो प्रमाण लिखा है वो सही है गलत है? टाइम है, ये अनुपात का सही ज्ञान को- प्रमाण एक ही है। अब प्रमा क्या है, अभी पहले ध्यान से सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। प्रमा क्या है, जैसे आप सुबह उठे, उठने के बाद एक गिलास गर्म पानी पी लेते हैं, तो आपको कि प्रमा शक्ति बताएगी कि गर्म है या ठंडा है। जैसे आपको यहां आने से पहले रास्ते में मान लो रोड पड़ती है, सड़क है, सड़क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक चल रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर। आपकी प्रमा शक्ति बताएगी कि आप इसको अब पार करना चाहिए रोड को, जो ट्रैफिक है वो दूर है। ये क्या बताएगी? प्रमा शक्ति बताएगी। अगर कोई बिल्ली है, कोई जीव है, उसके सामने एक आप नकली चूहा छोड़ दीजिए, एक असली चूहा छोड़ दीजिए, उसकी प्रमा शक्ति बताएगी कौन सा असली है कौन सा नकली है। जैसे यहां पर एक पिलर है, एक यहां पर पिलर है, एक यहां पर पिलर है। मान लिया खेत की दीवारी की हुई है, 4 दीवारी, और वो पिलर के माध्यम से की गई, तो प्रमा शक्ति बताएगी कि इनमें क्या है, एक अभूत रेखा है। तो हमारी प्रमा शक्ति यही है, प्रमाण। प्रमा शक्ति ही बताएगी, पहले ही बता देती है वो प्रमा शक्ति। तो जिसकी प्रमा शक्ति तेज होती है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है। अब कह रहे हैं भाव किसे कहते हैं? हाँ, आकृति की भंगिमा को भाव कहते हैं। कादम्बरी का तोता जो चित्रकला में प्रवीण था, उसका क्या नाम था? वेशम पायन। कथा साहित्य सागर में परिव्राजिका कात्यायनी ने किस राजकुमारी का चित्र बनवाया था? मंद्रावती का। 10 कुमार चरित में किस राजकुमार ने अपना चित्र स्वयं बनवाया था? कुमार उपहार वर्मा ने। नैषध चरित श्री हर्षकृत में चित्रों का उल्लेख किस नाम से मिलता है? कल्पवल्ली। 24 नंबर सवाल है, भारत की चित्रकला में अवनींद्रनाथ ठाकुर का वही स्थान है जो भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का है। यह कथन किसका है? ये 100% सवाल आएगा। हाँ, पद्म माहेश्वरी के अनुसार है, पद्म माहेश्वरी के अनुसार है। बंगाल शैली को किसने जन्म दिया? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। भारतीय चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? अवनींद्रनाथ ठाकुर को। ये कल मैंने क्लियर कर दिया था उसमें, ठीक है, राजा रवि वर्मा को भी जी। अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी में कलकत्ता के पास जोड़ा साकू नामक स्थान पर। जोड़ा साकू। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने के चाचा कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर थे। अगर इसमें अवनींद्रनाथ में से कोई सवाल आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस विदेशी चित्रकार से तेल चित्रण की शिक्षा ली? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इटली के गिलहार्डी व चार्ल्स पामर। गिलहार्डी व चार्ल्स पामर। विदेशों में अवनींद्रनाथ ठाकुर के चित्रों की प्रदर्शनी किन चित्रकारों ने की थी? ईवी हेवल तथा आनंद कुमार स्वामी।
अवनींद्रनाथ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्र कौन कौन से हैं? तिष्य रक्षिता, बुद्ध और सुजाता आदि। ऐतिहासिक चित्र कौन से होते हैं? दीपा, आप बताइए। जो इतिहास से संबंधित होते हैं। जैसे जैसे आपको मैंने एक बताइए, आपको आप ही बताइए। अब मैं एक चित्र बनाता हूं महारानी रानी लक्ष्मीबाई का। कैसा चित्र है? अगर पूछने लगे महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र किस में आएगा, ऐतिहासिक में या रूप वैदिक में? हाँ, वो ऐतिहासिक में आएगा। अगर मैं बना देता हूं अकबर का चित्र, किस में आएगा? ऐतिहासिक में। अगर बना दिया जाए किसी साधारण बच्चे का चित्र, ऐतिहासिक में आएगा? हाँ, वो ऐतिहासिक में नहीं आएगा। तो ऐतिहासिक जो घटनाएं इतिहास से संबंधित हैं, ऐसे चित्र किस में आएंगे? ऐतिहासिक चित्रों में आएंगे। तो ऐसे ही अवनींद्रनाथ ने बनाए थे ऐतिहासिक चित्र, उसके नाम है तिष्य रक्षिता, बुद्ध और सुजाता। बुद्ध और सुजाता कहाँ पर है? चित्र कहाँ पर है बुद्ध और सुजाता? अजंता। ठीक है। बुद्ध और सुजाता को सुजाता की खेरी बोलते हैं। शारदा चरण उकील कैसे कलाकार थे? देखिए, कुछ चित्र ऐसे हैं जो आपके विवेक पर ही आधारित काम करेंगे। पेपर में आपका विवेक देखने के लिए उसे थोड़ा बहुत इधर उधर कर देगा और चित्र को, चित्र वही रहेगा। जैसे झूला झूलती राजकुमारी कहाँ पर है? अब वहां आ जाए झूला झूलती लड़की, अब ऑप्शन वही दे दे पहले वाले। तो आपके विवेक पर आधारित है ऐसे सवाल। अगर आप विवेकशील हैं, जानते हैं, तो उस पर निशान लगाएंगे कहाँ ये ही है उसमें। शारदा चरण उकील कैसे कलाकार थे? एक आदर्शवादी कलाकार थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किस किस के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? ग्रुप था पूरा, 1907 में की थी। कौन थे? अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ। और इनके साथ साथ निवेदिता, बहन निवेदिता थी, और वुडराफ। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कौन कौन सी 2 पुस्तकों की रचना की? हाँ, वेरी गुड। सड़ंग भी है, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी, और भारतीय शिल्प के सड़ंग। एक और है खिरेर पुत्तुल, नलक, पथेर दावी, बुड्ढो। हाँ हाँ, वही है। ये इन्होंने पुस्तकें लिखी। इनमें जो इम्पोर्टेंट है, सड़ंग भी इम्पोर्टेंट है, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी इम्पोर्टेंट है, रविरेर पुत्तुल भी बोलते हैं इसे खिरेर पुत्तुल भी बोलते हैं, और नलक, ये इम्पोर्टेंट है। आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा। एक सवाल आएगा इस तरीके का, एक सवाल आएगा, किस सन के पश्चात अवनींद्रनाथ ने लकड़ी तराश कर जानवरों की मुखाकृतियां तथा खिलौने भी बनाए? 1940 के पश्चात बनाए थे। 1940 के पश्चात बनाए थे। 36 नंबर सवाल है, रविंद्रनाथ ठाकुर की मृत्यु पर अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कौन सा चित्र बनाया तथा जो अत्यंत मार्मिक है? रविंद्रनाथ टैगोर का महाप्रयाण, या लास्ट जर्नी भी बोलते हैं इसको, लास्ट जर्नी या अंतिम यात्रा। इंपॉर्टेंट सवाल है। अवनींद्रनाथ ठाकुर चित्रकार के साथ साथ और क्या थे? आदर्श शिक्षक भी थे, कला समालोचक भी थे, साहित्यकार भी थे, रंगमंच अभिनेता भी थे, गीतकार भी थे, और शिल्पकार भी थे। शिल्पकार भी थे। शिल्पकार किसे कहेंगे, आप बताइए। हाँ, जो शिल्पकार होता है वो क्या करता है? मूर्तियां बनाता है। और जो चित्रकार होता है वो क्या करता है? हाँ, जो कलाकार होता है वो एक पत्थर को भगवान बना सकता है। जो कलाकार है वो क्या कर सकता है? पत्थर को भगवान बना सकता है। इसीलिए कलाकार बनिए। जैसे एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनिए मेरी तरह, वो कहीं से गुजरते हुए जा रहा था,
जिस रास्ते पर काफी सारा रेत था, छोटा ही रास्ता था, और वहां से गुजरते गुजरते उसको प्यास लगी। उसने देखा कि एक साइड में पेड़ है, पेड़ लगा हुआ है, वहां पे आराम कर लेंगे। जैसे ही उस पेड़ के पास को वो जाने लगा तो रास्ते में एक पत्थर लगा था, पत्थर पड़ा था, जिसमें लोग आते थे, गुजरते थे और ठोकर मारते हुए चले जाते थे। उस चित्रकार को भी, शिल्पकार को भी पैर में उसमें पत्थर से ठोकर लगी और उसने देखा कि एक पत्थर पड़ा हुआ है। उसने उस पत्थर को उठा लिया, अपने साथ ले गया कि भाई एक साइड में रख दूंगा कहीं पर, क्योंकि काफी लोगों को, आने जाने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। वो बैठ गया एक पेड़ के नीचे, वहां उसके पास उसके औजार थे। उस पत्थर से उसने जब खाली बैठा था तो उसने क्या करा, उसकी एक मूर्ति बना दी उसी पत्थर की। कौन सा पत्थर? जिसमें सभी लोग ठोकर मारते हुए जा रहे थे। पत्थर की मूर्ति बनाई और उसने एक साइड में उसको रख दी पेड़ के नीचे, और वहां से वो चला गया। और उस चित्रकार को फिर वह कम से कम 15 से 20 साल बाद फिर मौका मिला उसी रास्ते को आने का। फिर वो आया, फिर उसको ये लगा कि भाई काफी दूर चल लिया हूं, थोड़ा आराम कर लूं, और प्यास भी बहुत तेज लगी हुई है। वो गया, देखा कि वो सामने एक मंदिर है। वो गया धीरे से, फिर वहां जाकर के बैठ गया। वहां बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी लोगों की, दूर दूर से लोग आए हुए थे। और किसी से पूछा भी क्या है यहाँ? कहने लगे कि भाई यहाँ पे बहुत बड़े माने हुए एक मूर्ति है यहाँ पर, और बहुत बहुत जो भी यहाँ मनोकामना लेकर के आते हैं उनकी पूरी हो जाती है। उन्होंने कहा यार मुझे भी दर्शन कर लेने चाहिए। अब वो गए, अंदर जाकर के देखा कि तो उनकी वो मूर्ति रखी थी वहां पर जो उन्होंने बनाई थी। तो जो एक शिल्पकार होता है उसमें ताकत होती है, वो एक पत्थर को भगवान बनाने की। अभी जिस पत्थर में आप ठोकर मार रहे थे उसी पत्थर को भगवान बना करके आज वो वहां पूजा जा रहा है। क्या अब आप उसको ठोकर मारेंगे? क्या बना दिया उसने? हाँ, उन्हें भगवान बना दिया। तो शिल्पकार में वो ताकत होती है। ओके। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने के कोई तो प्रसिद्ध चित्र लिखिए। ताजमहल का निर्माण और औरंगजेब का बुढ़ापा। कोई और भी लिख सकते हैं इसके अलावा। हाँ जी, कोई भी दो। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अपना चित्रकार जीवन किन चित्रों से प्रारंभ किया? पोर्ट्रेट बनाने से। रविंद्रनाथ की किस कृति के लिए अवनींद्र ने 1890 से 1893 के बीच 32 चित्र तैयार किए थे? चित्रांगदा बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने खिलेर पुत्तुल के लिए किस सन में चित्र बनाए? 1892 में। अवनींद्रनाथ ठाकुर की प्रतिभा किस चित्र में प्रकट हुई? अभिसार, इंपॉर्टेंट सवाल है। 1902 में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किन दो जापानी चित्रकारों से तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया? तैकान व हिशिदा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अवनींद्रनाथ किस पत्रिका में समय समय पर अपने लेख और चित्रों का प्रकाशन करते थे? रूपम, इंपॉर्टेंट सवाल है। अवनींद्रनाथ कला जगत में किस नाम से प्रसिद्ध थे? अवनी बाबू। जापानी चित्रकारों के प्रभाव से अवनींद्रनाथ ने कौन सी विधि को जन्म दिया? वास को। वास को जन्म दिया। सर वो मानवेंद्र कुछ ऐसे हो गया अवनींद्र के जीवन में। चित्रकारों के प्रभाव से अवनींद्रनाथ ने कौन सी विद्या में को जन्म दिया? वास, इंपॉर्टेंट सवाल है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? ममता, शिल्प, राज कहानी
शकुंतला, हिरेर पुतुल, नलक और सड़ंग, इनमें से एक आध जरूर आ जाता है। नंदलाल बोस का जन्म कब व कहाँ हुआ? कब व कहाँ हुआ नंदलाल बोस का जन्म? बिहार, 1882। नंदलाल बोस का जन्म कब व कहाँ हुआ? 3 दिसंबर 1882 को मुंगेर, खड़गपुर में हुआ था। नंदलाल बोस के पिता दरभंगा महाराज के राज्य में किस रूप में नियुक्त हुए? स्थापत्य शिल्पी के रूप में। स्थापत्य शिल्पी। हाँ। नंदलाल बसु की माता क्या थी? शिल्पी थी, शिल्पकार थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने नंदलाल बसु को कौन सा चित्र देखकर शिष्य बना लिया था? सिद्धिदाता गणेश। सिद्धिदाता गणेश। नंदलाल बोस ने किस टेक्निक व किस रंग में प्राय अपने चित्रों को बनाया? टेम्परा व जल रंग में। नंदलाल बोस अजंता व बाघ की प्रतिकृति बनाने के लिए किस किस सन में गए? अजंता की 1911 में। सर 1909 और 10 में। हाँ, 9-10 में भी गए थे। 10-11 और बाघ की 1920-21 में। कहाँ पर रह करके बनाए थे इन्होंने ये चित्र? कला भवन में, शांति निकेतन में। कला भवन, शांति निकेतन में जो कला भवन है उसमें रह करके बनाए थे। 1919 में नंदलाल बोस कला भवन में किस पद पर नियुक्त हुए? कला शिक्षक या शिल्प शिक्षक। कौन चित्रकार अजंता के चित्रों के वंशज लगते हैं? नंदलाल बोस। यही है, ऐसा लगता है इनके कार्य को देख करके कि जैसे ये कौन हो? अजंता के चितेरों के, अजंता के जो चित्रकार थे उनके वंशज रहे हैं। 1954 में भारत सरकार ने नंदलाल बोस को कौन सी उपाधि प्रदान की? 54 में पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। और 1961 में डिलीट। 54 सर ने बोल दिया है। 1954 में भारत सरकार ने नंदलाल बोस को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? पद्म विभूषण की। और 1950 में डिलीट की। किसने दी थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। 61 में डिलीट। 1961 में डिलीट की। यस सर। हाँ, लिख लीजिए। 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने, इन्होंने भी दी थी। जी सर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने भी डिलीट की उपाधि दी थी। 1950 में। हाँ, अब लिखिएगा इसी के नीचे 1952 में विश्व भारती शांति निकेतन से देशिकोत्तम इंपॉर्टेंट सवाल है। देशिकोत्तम की उपाधि दी थी। किसने? शांति निकेतन ने। किसको? नंदलाल बोस को। 52। अच्छा, 1963 में नीचे लिखिएगा देशिकोत्तम। 1963 में रविंद्र भवन, हाँ, रविंद्र भवन भारतीय विश्वविद्यालय से, जो कलकत्ता में है, वहां से भी इनको डिलीट की उपाधि मिली थी। 1965 में, सबके पास नोट्स नहीं है। 1965 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता द्वारा इनको रविंद्र शताब्दी पदक दिया गया था। इन्हीं में से एक सवाल 100% आना है भाई, इन्हीं में से। इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, जो ये मानद उपाधि है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कई यूनिवर्सिटी ने इनको दे रखी। मानद उपाधि उसे कहते हैं
जो हम वहां तो गए तो नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन ऑनर। हाँ उनके कार्य के कारण उन्होंने मानद यानी कि मान लिया, मानद यानी कि उनको मान लिया कि भैया डिलीट के लायक है, पीएचडी के लायक। दे देते नहीं है, पीएचडी की डिग्री दे दी यूनिवर्सिटी ने। ऑनर। हाँ, तो इस तरीके से उनको मानद उपाधि उन्हीं को बोलते हैं। नंदलाल बोस का देहावसान कब हुआ? 16 अप्रैल 1966 को हुआ। नंदलाल बोस ने अजंता तथा बाघ की प्रतिकृतियां किसके लिए बनाई थी? लेडी हेरिंगहम के लिए या भारत सरकार के लिए? नंदलाल बोस की प्रसिद्ध पुस्तक के क्या नाम है? रूपावली, रूपावली शिल्प कला और शिल्प चर्चा। रूपावली, शिल्प कला और शिल्प चर्चा। नंदलाल बोस ने किस काव्य संग्रह का चित्रांकन किया? चयनिका काव्य संग्रह, चयनिका। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान के मूल ग्रंथ की सज्जा किसने की थी? 100% आएगा सवाल, नंदलाल बोस ने। तिरसठ नंबर सवाल है। असित कुमार हल्दर का जन्म कब हुआ? 10 सितंबर 1890 को। असित कुमार हल्दर ने कब किस किस की प्रतिलिपियां तैयार की? 1914 में कहा की? जोगीमारा। और 1921 में बाघ की। असित कुमार हल्दर की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? अवर हेरिटेज इन आर्ट, अवर हेरिटेज इन आर्ट, आर्ट एंड ट्रेडिशन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, अजंता, लिख लीजिए, होडर गाल्पो, होडर गाल्पो। अच्छा जी, होडर गाल्पो। होडर है ओ डर है, गाल्पो गे आ आदि ले पे ओ, गाल्पो। बाघ गुफा, बाघ गुफा और रामगढ़, ये तो है मुख्य। इन्होंने कुल कितनी पुस्तकें लिखी थी? 40 पुस्तकें लिखी थी। 1924 में महाराज स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रधानाचार्य कौन से? असित कुमार हल्दर थे। असित कुमार हल्दर ने मृत्यु पर्यंत 1964 तक जीवन कहाँ बिताया था? नवाबों के नगर लखनऊ में। असित कुमार हल्दर के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? कोई से भी लिख सकते हैं इसमें, इनसे संबंधित। ऋतु संहार, उमर खयाम, कुणाल व अकबर, कस देवायनी आदि। है मेघदूत भी। अरे भाई, पुस्तकों से ही और उपन्यासों से ही लिए हुए चित्र हैं बहुत सारे। असित कुमार हल्दर जितने भी पिक्चर हैं, अधिकतर जो चित्र वो किससे बनी है? उपन्यासों से आधारित ही तो हैं। और नहीं, कहानी कहाँ से आती है इनके पास? कहानी कहाँ से लेंगे? मेघदूत का बंगला में अनुवाद किसने किया? असित कुमार हल्दर ने किया। असित कुमार हल्दर ने लगभग कितनी पुस्तकों की रचना की थी? 40। सर एक 69 नंबर। अच्छा, 69 रह गया। असित कुमार हल्दर कवि, कलाकार व आलोचक होने के साथ साथ और क्या थे? मूर्तिकार व शिल्पकार थे। असित कुमार हल्दर ने अजंता व बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां किसके साथ मिलकर तैयार की थी? अजंता की समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ और बाघ की सुरेंद्र कर के साथ। समरेंद्रनाथ गुप्त और बाघ की करी थी सुरेंद्रनाथ कर। यामिनी राय का जन्म कब व कहाँ हुआ? 1887 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा के बेलतोड़े गांव में। ईसा मसीह के अंतिम भोजन तथा क्रूसिफिक्शन चित्र किस कलाकार के हैं? यामिनी राय के। इंपॉर्टेंट सवाल है। जो कमी यामिनी राय की कला में रह गई थी वह किस कलाकार ने पूरी करी? अमृता शेरगिल ने की। अमृता शेरगिल। अगला सवाल है, किस कलाकार की संज्ञा थी? राष्ट्रवादी कलाकार। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है।
राष्ट्रवादी कलाकार कहकर। किसने? महात्मा गांधी ने यामिनी राय को किस कलाकार की संज्ञा दी? राष्ट्रवादी कलाकार की। यामिनी राय का निधन कब और कहाँ हुआ? 1977 में ईस्वी को। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। हाँ सॉरी 72 में, 1972। कहाँ पर? कलकत्ता। 16 अप्रैल। 16 अप्रैल इनका उसका 16 हुआ। अप्रैल, यामिनी राय का भी 16 अप्रैल। चलिए इनकी और उसकी मृत्यु की डेट ज्यादा वो मतलब उस पर डेट पे ज्यादा वो मत करिए आप, बहुत ज्यादा एक आध सवाल भी नहीं आएगा, आया बाई चांस से आ जाएगा। अमृता शेरगिल का जन्म कब और कहाँ हुआ? हंगरी बुदापेस्ट। 30 जनवरी 1913 को। कहाँ पर हुआ? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। अमृता शेरगिल कौन थी? 20वीं सदी की प्रसिद्ध चित्रकार थी। 20वीं सदी की प्रसिद्ध चित्रकार रही हैं। अगला सवाल है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है अमृता शेरगिल के भी। अमृता शेरगिल के पिता कौन तथा कहाँ के थे? सिख जमींदार व विद्वान थे। कहाँ के थे? पंजाब के थे। पंजाब के। अमृता शेरगिल के माता पिता का क्या नाम था तथा माता कहाँ की रहने वाली थी? माता का नाम था मारिया आंतोनेट। हंगरी की रहने वाली थी। हाँ, शादी से पहले नाम दूसरा था इनका, मैरी आंतोनेट गेट से। ठीक है। हाँ, पर उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस ये पूछ लिया जाता है अमृता शेरगिल की माता हाँ किससे संबंधित थी? ओपरा गायिका थी। ओपरा गायिका थी। माता का नाम क्या था? मारिया आंतोनेट। शादी के बाद क्या हो गया? मारिया आंतोनेट शेरगिल। अब पिता का नाम था सरदार उमराव सिंह। सरदार उमराव सिंह शेरगिल। अमृता की माता ओपरा में क्या थी? सुप्रसिद्ध कलाकार थी ओपरा की। ओपरा क्या था? संगीत का एक गायन है, संगीत का। अमृता पहली बार भारत कितने वर्ष की उम्र में आई थी? 8 वर्ष की उम्र में। अपने परिवार के साथ आई थी 8 वर्ष की उम्र में, 1921 में। अमृता के पिता ने उन्हें 16 वर्ष की अवस्था में कहाँ के विद्यालय में भेजा था? पेरिस के। उनकी एज कितनी थी उस समय? 21 वर्ष थी। 20 आई। हाँ। अमृता पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कितनी उम्र में अपना सिक्का जमा लिया था? 20 वर्ष की अल्प आयु में। कई जगह 19 भी आ जाता तो उसको भी आप मान लेंगे। ठीक है। नहीं 21 नहीं। 20 अब कहने लगा ये सर जी 30 आ जाए तो पहले जो पेपर हुआ था ना इसमें कोई नहीं, नहीं, ये सटीक नहीं है असल में। 20 है 20। 1932 में अमृता को किस चित्र पर पेरिस का ग्रैंड सैलोन पुरस्कार मिला? इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 युवतियां। ये रहा। टॉर्सो। ये इन्हीं पे नहीं मिला था, ये इन्होंने जो 4-6 जो कृतियां उस समय बना रखी थी वो उन सभी पे मिला करके मिला था, किसी एक पर नहीं मिला था। अमृता कौन से नंबर की भारतीय महिला थी जिन्हें यह पुरस्कार मिला? भारत की कौन सी थी? पहली थी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अमृता ने विदेश में कहाँ पर अपना स्टूडियो बनाया था तथा भारत में कहाँ? इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा पेपर में। पेरिस में। भारत में कहाँ पर? शिमला। हाँ, भारत में समरहिल शिमला। अमृता शेरगिल के कोई 5 प्रसिद्ध चित्रों के नाम बताइए। वधु का श्रृंगार, ये सब उनके ही हैं। केले बेचते हुए, कई बार फल बेचते हुए भी आ जाता है। ठीक है। हाट जाते हुए, हाट किसे कहते हैं? बाजार को जाते हुए। ठीक है। दक्षिण भारतीय 3 युवतियां। यंग गर्ल। यंग गर्ल में क्या है? इन्होंने अपनी बहन का ही चित्र बनाया है। स्पेनिश ब्राइड आदि। अमृता शेरगिल का विवाह कब हुआ? किससे हुआ?
विक्टर एगान 1938 में हुआ था विक्टर एगान से, डॉक्टर विक्टर एगान। अमृता शेरगिल का स्वर्गवास कब व कितने वर्ष की उम्र में हो गया? 29 वर्ष की उम्र। 5 दिसंबर 1941 को, 29 वर्ष की उम्र में। उनतीस वर्ष की उम्र में। अगला सवाल देखिएगा। अमृता शेरगिल ने अधिकांश चित्रण किस माध्यम में किया? तेल चित्रण में। अमृता शेरगिल के चित्र कहाँ पर रखे गए हैं तथा किस संग्रहालय में? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। जो बच्चे दिल्ली गए थे वो देख चुके हैं इनको। लगभग 30 चित्र हैं। कुछ चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी संग्रहित हैं। अगला सवाल देखेंगे 93 नंबर। चित्रांगदा वे गार्डन ऑफ चित्र किस चित्रकार के हैं? गगनेंद्र नाथ टैगोर के हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र दुराचार व भ्रष्टाचार पर किन चित्रों से तीखा प्रहार किया है? कार्टून चित्रों से। कार्टून चित्रों से। गगनेंद्र या घनवादी कला का एक प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा चित्र है? अट्टहास। इंपॉर्टेंट सवाल है। गगनेंद्र नाथ टैगोर किस वाद के कलाकार हैं? घनवाद के। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर की किस क्रांति पर चित्र श्रृंखला व चैतन्य चरितमाला का भी चित्रण किया है? जीवन स्मृति। 98 नंबर सवाल है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सर इसमें चित्रांगदा भी आ जाएगी क्या? इनके अलग होगी ना। पिता कौन थे? 2 मई 1861 को कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर थे इनके पिता। 99 नंबर सवाल है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने 12 वर्ष के काल में लगभग कितने चित्र बनाए थे? लगभग 2000 चित्र से ज्यादा। रविंद्रनाथ ने किन चित्रकारों की कला का प्रभाव लिया? पोलकली और पिकासो। रविंद्र ने गगनेंद्र को जापान से पत्र किसके घर से लिखा था? ओकाकुरा के घर से। शांति निकेतन को आजकल किस नाम से पुकारा जाता? विश्व भारती विश्वविद्यालय। यथार्थ में आधुनिक कला के जनक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। नहीं, अवनींद्र नाथ है। हाँ, रविंद्रनाथ करिए भाई इसमें। रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने वर्ष की उम्र में चित्रांकन प्रारंभ किया था? उम्र के अंतिम पड़ाव पर। रविंद्रनाथ को किस सन में किस पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है। 1913 में गीतांजलि पुस्तक पर। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस सन में शांति निकेतन की स्थापना की थी? 1902 में। बेंद्रे ने न्यूयॉर्क से किस कला में विशेष योग्यता प्राप्त की थी? ग्राफिक्स कला में। अवनींद्र पुरस्कार किस चित्रकार को मिला? बेंद्रे को। किस कलाकार को लगातार 3 वर्षों तक नेशनल एकेडमी अवार्ड मिलता रहा? के हैबर को। जो लोकप्रियता पिकासो को मिली भारत में किस कलाकार को मिली? एमएफ हुसैन। एमएफ हुसैन। यही है एमएफ हुसैन। इंपॉर्टेंट सवाल 110। हुसैन का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिली?
तथा प्रतीक बन गया। घोड़ा, एमएफ हुसैन का घोड़ा। जो बच्चे देखने गए थे दिल्ली, वहां पर देखा था एमएफ हुसैन का घोड़ा, यही है ऊपर, इसी तरीके का ये होगी। प्रतीक है ना। सर मकड़ी भी तो है, मकड़ी लालटेन। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये अपना मानते हैं ना, जमीन। हाँ जी, जमीन को भी मानते हैं। प्रसिद्धि मिली है जमीन से। हुसैन का घोड़ा, ठीक है। 112 है, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म किसने बनाई थी? एमएफ हुसैन ने बनाई थी। एमएफ हुसैन ने बनाई थी। एमएफ हुसैन ने और भी फिल्में बनाई थी। पहली फिल्म थी इनकी जो 1967 में रिलीज हुई थी, एक गजगामनी बनाई थी। मीनाक्षी। ये 2000 में रिलीज हुई थी, सन 2000 में। किसको लेकर के बनाई थी? माधुरी दीक्षित को। गुड। एक बनाई थी मीनाक्षी। मीनाक्षी में कौन थी हीरोइन? हाँ, मीनाक्षी में तब्बू थी। ये 2004 में रिलीज हुई थी। एमएफ हुसैन को किस देश की नागरिकता प्राप्त हुई? कतर की। इनके कुछ चित्रों पर इतना विवाद हो गया कि इनको देश से छोड़ करके देश से जाना पड़ा। तो इनकी कहाँ की मिल गई थी नागरिकता? कतर की। हुसैन कैसे चित्रकार हैं? वाद बताना इसमें। अभिव्यंजनावादी, वह प्रभाववादी, प्रतीकवादी, यथार्थवादी। यथार्थवादी किस सन में हुए थे? 1948 में यथार्थवादी हुए थे। हुसैन का जन्म कब व कहाँ हुआ? 1915 में हुआ, सोलापुर के निकट पंढरपुर में। पंढरपुर की एक औरत, इन्होंने क्या लिखी? कविता लिखी है। सिर पर गठरी गोद में बच्चा। पंढरपुर की एक औरत। हाँ। हुसैन ने कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं? मीनाक्षी, गजगामनी, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म पर बर्लिन फिल्म समारोह में कौन सा पुरस्कार मिला? गोल्डन बियर। हाँ जी, हाँ जी। महाराणा प्रताप का प्रथम तेल चित्र किस चित्रकार की देन है? कुंदनलाल मिस्त्री। मास्टर की उपाधि किस चित्रकार को प्राप्त है? इंपॉर्टेंट सवाल है। कुंदनलाल मिस्त्री। मास्टर ऑफ द माउंटेन के नाम से कौन चित्रकार विश्व विख्यात है? निकोलस रोरिक। इंपॉर्टेंट सवाल है। निकोलस रोरिक के चित्रों की प्रशंसा में किस कवि ने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इंपॉर्टेंट सवाल है। जॉर्ज कीट का जन्म कब व कहाँ हुआ? श्रीलंका के हिल स्टेशन कैंडी में 1901 में हुआ था। श्रृंगार व गर्ल सिंगिंग किस कलाकार के प्रसिद्ध चित्र हैं? जॉर्ज कीट के हैं। जॉर्ज कीट के चित्रों में पीला रंग किसका प्रतीक है? प्रेम के विस्तार का। हुसैन हाल में, अब ये जो है इनकी मृत्यु हो गई है, तो इसलिए ये सवाल जब का ही ये बनाया हुआ है। जब कहाँ रहते थे वो? 2011 कतर में रहते थे। 9 जून 2011। हाँ, इस पर ये लिख सकते हैं 9 जून 2011 मृत्यु लिख